आइए दोस्तों, आज के लेखकों के इस प्यारे से प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ लेखिका काव्या खन्ना मैम मौजूद है, जिनकी किताब अभी पब्लिश हुई है, जिसमें बहुत ही प्यारे गीत, जो कि पैट्रियोटिक भी है, इमोशनल भी है, सेंटिमेंटल भी है, वो सभी कुछ पब्लिश हुए हैं। हम काव्या मैम से उनकी किताब के बारे में जानेंगे। काव्या मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ हैं, कौन हैं, क्या करती हैं मैम? परिचय क्या दूं मैं अपना, पहचान बनाना बाकी है। चारों चंद्रमा की चमचम है, तारे चुनना बाकी अरे है। वाह, क्या बात है। कली बनी है, तनी तनी है, मुखलित होना बाकी है। इसके अंदर की सुगंध को सुरभित होना बाकी है। हवा चली है, रेत उड़ी है, राह ढूंढना बाकी है। केतु कर्म का कर में लेकर आगे बढ़ना बाकी है। काव्या की कविता गंगा की धारा बहना बाकी है। काव्या की क्षमता बूंदों की वर्षा होना बाकी है। तो इसी के साथ मैं सभी को नमस्कार करती हूँ, और जो भी हमें सुन रहे हैं। और समीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आप यहाँ रेडियो एसएन पे लेके आए और हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। मेरी किताब के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो परिचय तो मैंने आपको दिया। ये था ये थी कविता जो मैंने लिखी थी तकरीबन 20 साल पहले, ओ जब माय मैं गॉड। इंजीनियरिंग कर रही थी। तो अब आपने पूछा, हाँ मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं इस समय बैंगलोर में हूँ। बट अब मैं आपको अपने आप को पैन इंडिया बोलती हूँ, जी। क्योंकि परवरिश मेरी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुई, जब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। और क्योंकि प्रेरणा मुझे मेरे नाना जी से मिली है, तो लखनऊ में बसती है मेरी रूट्स, मैं ये बोल सकती हूँ आपको। ओके। ओके। और लिखना मैंने 7 वर्ष से शुरू किया था। जी। और लिखना मैंने इंग्लिश पोएम से शुरू किया था, बट आज जो मेरी किताब पब्लिश हुई है वो हिंदी में है। क्योंकि जैसे बड़े होते गए ना, तो लगा कि हाँ, आई थिंक हिंदी मेरी भाषा है जिसमें मैं अपने इमोशंस को बेस्ट वे में सबके सामने ला सकती हूँ। तो ये था। और कक्षा 8 में मुझे अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था कविता के लिए, जो कि मैंने जलियांवाला बाग पे लिखी थी। जी। तो इस तरीके से मेरी काव्य के क्षेत्र में, या मैं बोल सकती हूँ कि कविताएं लिखने की जो मेरा सफर था वो शुरू हुआ। और फिर मैं लिखती रही। बट हाँ, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, जब इतने पहले से लिख रही हो, तो भाई इतने दिनों के बाद मतलब अब कैसे अपनी आपने किताब निकाली। जी। तो लाइफ में आता है एक यू टर्न। और वो यू टर्न आया मेरे एक बर्थडे पर कुछ साल पहले। मेरी माता जी की और मेरी बिटिया की बातचीत चल रही थी कि भाई इनको क्या गिफ्ट दिया जाए। ओके। तो तो मेरी मम्मी ने बोला कि लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको बुक दें या इसको डायरी दें, क्या इसकी दिल के करीब ज्यादा आएगा। तो उन्होंने मुझे डायरी गिफ्ट करी, मेरी बेटी ने, मेरी मम्मी के सजेशन पे। और उसके बाद मेरी बेटी मेरे से फॉलो अप करने लग गई, मम्मा आपने कोई नई कविता लिखी अपनी डायरी में, कोई नई लिखी। क्योंकि मैं उसके पहले ऑलरेडी 50 कविताएं लिख चुकी थी, बट उसे था कि नई कविता वो लिखें, तो मम्मी का जो सफर है ना, ये थोड़ा सा हम एक्सपेडाइट करें, जिससे कि हम हाँ इसे और तेजी से बढ़ा सकें। तो बस वो मैं कह सकती हूँ। और फिर मैं अपने मेंटर्स से मिली,
और वहीं से ये सफर, एक बड़ा माइलस्टोन मेरा मीट हुआ, जिसको मैं बोल सकती हूँ अब आएगी भोर। ऑल राइट, दैट इज सो अमेजिंग, दैट सो ब्यूटिफुल। काव्या मैम, थैंक यू सो वेरी मच आपके प्यारे से परिचय के लिए। मुझे ये बताइए मैम, ये जो किताब आपने अब पब्लिश की है, क्या नाम है इसका? और इफ़ इट्स ऑल पॉसिबल आपके पास ये किताब हो तो हमारे देखने वालों को दिखाइए ना। इसका नाम है अब आएगी भोर। जी, अब आएगी भोर। हम्म। अमेजिंग। ओके। हाँ, ओके। और ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है। जी। तो अब इसका नाम, आई थिंक अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसका नाम मैंने अब आएगी भोर क्यों रखा। जी। जी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो इसके दो रीजंस हैं। एक तो अक्सर होता है कि लोग जब कविता की किताब लिखते हैं तो देखते हैं कि कौन सी लाइन उनकी किसी कविता से उनकी सारी कविताओं को या सारी कविताओं की थीम्स को कवर कर ले, ओके। या वो क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं अपनी कविताओं से उसको कवर कर ले। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे नाना जी श्री सरस कपूर रहे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है बट अपने काव्य द्वारा जिंदा है। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि हमेशा पॉजिटिव लिखना। ओके। तो अब आएगी भोर, तो डिस्कशन चल रहा था कि इसका टाइटल अब आएगी भोर रखें कि कब आएगी भोर रखें। अच्छा। हाँ, तो मुझे अब आएगी भोर ज्यादा पॉजिटिव, विश्वास भरा लगा, ओके। इसलिए रखा क्योंकि मेरी बहुत सारी कविताएं इसमें आप पढ़ेंगे तो वो एक विश्वास का, एक पॉजिटिविटी का मैसेज देते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ विश्वास या सिर्फ मोटिवेशनल वाली कविताएं नहीं है, उसमें मैंने गीत भी लिखे हैं जो कि डिवोशनल सॉन्ग्स भी हैं, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स भी हैं और मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी हैं, प्लस कुछ कविताएं, सारे गीत ही नहीं हैं इसमें, कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो सोशल इश्यूज पे हैं। महंगाई पे भी कविता है, जी। टैक्स पे भी कविता है, भ्रष्टाचार पे भी कविता है। और मैंने कविताएं अपने माता पिता के लिए भी लिखी है, अपना नाना नानी के लिए भी लिखी है और अपनी बिटिया के लिए भी लिखी है, और बहुत इम्पोर्टेंट अपने गुरु के लिए लिखी है, क्योंकि गुरु ही प्रेरणा देते हैं ना हमें। और गुरु एक नहीं हो सकते, बहुत गुरु होते हैं जिनसे हम सीखते रहते हैं पूरी जिंदगी। तो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे भावों को समेटा है मैंने इसमें, इस किताब में। और अगर आप कहें तो मैं आपको बता सकती हूँ या सुना सकती हूँ वो कविता जिसमें अब आएगी भोर का जिक्र हो। की पंक्ति आती है। जी प्लीज सुनाइए, स्वागत है। हर थर कांपे मेरा मनवा, डर करता है शोर। थर थर कांपे मेरा मनवा, डर करता है शोर। काली काली रात पूछती, काली काली रात पूछती, कब आएगी भोर। मन में छाए कारे बदरा, जाना किस है ओ। पेट भर कर भूखे बैठे जिनके मन में चोर। पेट भर कर भूखे बैठे जिनके मन में चोर। अरे नोटों पे है सोते गाते, काट काट कमजोर। नोटों पे है सोते गाते, काट काट कमजोर। पाप को अपने भोगेंगे वो, पाप को अपने भोगेंगे वो,
धुंध बनी घन घोर, मान के खुद को, मान के खुद को खुदा है बैठे, खुदा देगा झकझोर। इसमें और भी पंक्तियां हैं, बट मैं अब लास्ट पैराग्राफ सुनाती हूँ आपको। जी। अंतर मन की सुन ले अपने, अंतर मन की सुन ले अपने, जाना किस है ओ, एतबार तू खुद पे करके, ढूंढ ले अपना को, एतबार तू खुद पे करके, ढूंढ ले अपना को। कर्मठ बन तू मेहनत कर ले, कर्मठ बन तू मेहनत कर ले, आस से बांधे डोर, अरे काली घटाएं छट जाएंगी, अब आएगी भोर। जी। काली घटाएं छट जाएंगी, अब आएगी भोर। बहुत खूब। बड़ी ही प्यारी कविता। और जाहिर सी बात है अब आएगी भोर का उसमें भरपूर जिक्र। तो काव्या जी, इस किताब को लिखने के लिए किस तरह की चैलेंजेस आपने फेस किए, चुनौतियां किस तरह की, प्रैक्टिकल इश्यूज क्या फेस की? क्योंकि आपने बताया आप कविताएं तो काफ़ी समय से लिख रही थी, लेकिन बुक अभी पब्लिश हुई। तो ऐसा क्या रहा, ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो फेस किए आपने? तो एक तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए मेरी स्पीड बीच में धीमी हो गई थी कविता लिखने की। और फिर जब ये यूटर्न आया, तब मुझे लगा कि हाँ, इस कविता को मुझे एक, या मेरी कविताओं के संग्रह को मुझे अब एक बुक फॉर्म में पब्लिश करना है। तो हाँ, बहुत सारी चीजें आई कि अच्छा ठीक है, कहाँ से शुरू किया जाए, अच्छा कैसे पब्लिश किया जाए, क्या टाइटल रखा जाए, कौन सी कविताएं रखी जाएं इसमें। क्योंकि कुछ कविताएं जब आप खुद लिख रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, फिर आपको खुद लगता है कि अच्छा क्या ये कविता बुक में डालने लायक है, या फिर ये कविता आप जो चाह रहे हैं मैसेज देना अपने ऑडियंस को, क्या ये कविता वो मैसेज दे पा रही है। और जब संग्रह, आपका इकट्ठा संग्रह बना रहे होते हैं कविताओं का, तो फिर लगता है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ कविताएं किसी और संग्रह में जाने के लायक हैं। जी। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे सामने आई, और बस मैं चलती रही, बढ़ती रही कि मुझे था कि मुझे ये 2025 के एंड तक तो इसको लॉन्च करना ही है। और मैं बस बढ़ती गई, और भगवान की कृपा से, सबके आशीर्वाद से, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो माँ शारदे का है। क्योंकि हम जो भी लिखते हैं, हम कहते तो हैं कि हाँ हम लिख रहे हैं वो, बट लिखवाने वाली तो माँ शारदे ही है। बहुत खूब। बहुत ही प्यारे ढंग से आपने बताया किस तरीके की चैलेंजेस, चुनौतियां आपने फेस की। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इश्यूज है जो कोई भी एक लेखक फेस करता है, रुका रहता है, फिर इवेंचुअली, लेकिन जब होना होता है, जिस चीज़ पर डेस्टिनी लिखी हुई होती है, तो आपकी किताब पब्लिश हुई। मुझे ये बताइए काव्या जी कि जाहिर सी बात है जो लेखक होता है, मेरा पर्सनली मानना है कि वो पढ़ाकू भी बहुत होता है, क्योंकि जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक उसको और विचार जनरेट नहीं होते दिमाग में। तो आपके पसंदीदा लेखक कौन कौन हैं, किन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया? कौन लेखक हैं वो? मैं बताऊंगी लेखक के नाम, बट सबसे पहले मैं अपने नाना जी का ही नाम लूंगी, क्योंकि उनकी 4 किताबें जो पब्लिश हुई, वो मेरे लिए आज भी, मैं उनसे पढ़ती हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को, गीतों को समेटा है, और बहुत सारे सोशल इश्यूज को, सरकाज्म को, और बहुत सारा तरीकों को अपनाया है जो मेरे को एक सीख देता है। और उनको ही सुन के मैं बड़ी पली, तो वो तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। बट मुझे मैं कह सकती हूँ जिनको मिलके मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, गुलजार जी की लेखनी मुझे बहुत
प्रेरणा देती है, बहुत प्रभावित करती है। जिस तरीके से वो जिन जिन मतलब कौन कौन से विषय उन्होंने टच किए हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी कविताओं को, उनके अगर आप नाम ही पढ़ लें उस बुक के, जैसे एक किताब है मेरे पास 15/5/75, जी। तो मतलब उसके नाम में ही इतनी क्रिएटिविटी है, और उसके अंदर जब आप जाएंगे तो मतलब सोच में पढ़ सकते हैं कि हाँ, क्या इस विषय पे भी कोई लिख सकता है। मतलब उनका इमेजिनेशन इज, क्या बोला जाए, मतलब बहुत ही अच्छा है। जी। फिर उसके बाद अगर रामधारी सिंह दिनकर की मैं बात करूं, उनकी रश्मि रथी, क्या खूबसूरती से उन्होंने मतलब बात की है पांडवों की, कौरवों की, क्या उन्होंने खूबसूरती से मैसेज दिया है उसमें कि हाँ, कि बिना लड़े अगर आप जीत हासिल कर लें तो वो ही असली विजय है। तो दैट्स अ वेरी बिग मैसेज। राइट। तो मतलब इंसान कितनी खूबसूरती से अपने मैसेज को दे रहे हैं, तो बहुत कुछ सुनने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ हरिवंश राय बच्चन की भी, और उनकी मधुशाला तो मतलब एक मधुशाला पे कोई पूरी किताब लिख डाले, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट। तो मतलब बिग फैन ऑफ हरिवंश राय बच्चन जी। तो ये कुछ ऐसे लेखक हैं जो लेजेंडरी लेखक हैं। जाहिर से बात है, ये तो किसी भी लेखक के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। चलिए, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो जब आप लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, गीत लिखती हैं, भजन लिखती हैं, डिवोशनल, इंस्पिरेशनल और सोशल इश्यूज पर, तो आपकी लेखनी में आपका लेखनी का स्टाइल क्या है? मतलब जैसे आप, मैंने सुना अभी तो दो कविताएं आपने हमें सुनाई, काफ़ी मिलने वाली जो एक स्टाइल होती है वो है, लेकिन फिर भी अ, अपनी लेखनी को, अपने लेखन को कोई आप नाम दे सकते हैं, कोई सिग्नेचर बता सकते हैं कि मेरा लेखन ऐसा है, उसको ऐसा कुछ कह सकते हैं? हाँ, तो मैं कहूंगी कि मेरी लेखनी या मेरी स्पेशलिटी इस रिदमिक पोएट्री जिसको बोल सकते हैं ना, एक मेलेडी के साथ लिखती हूँ मैं। और शायद यही स्पेशलिटी ने मुझे मेरे गीतों को लिखने की प्रेरणा दी। जी। तो एक रिदम के साथ, एक मेलेडी के साथ आती हैं मेरी कविताएं, जिनको गा के मैं सुनाती हूँ। तो वो बोल सकते हैं कि वो मेरा स्टाइल है। बट कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो मैंने गद्य स्टाइल लिखी हैं। जी। जी। जैसे अगर आप कहेंगे कि बैंगलोर में आपने ट्रैफिक के बारे में बहुत सुना होगा, जी हाँ। कि ट्रैफिक इशू बहुत होता है, तो मैंने उस पे भी लिखा है। वाह। बट वो मतलब वो ऐसे लिखा कि मैं बैठी हुई थी कैब में, और उस दिन इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि मुझे 4 घंटे लग गए, जो यूजुअली मुझे 1.5 घंटा लगता है घर पहुंचने में। तो 4 घंटे लग गए, और बस मुझे लगा बस आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कोई हो ही नहीं सकता, और अभी बस कविता लिखना शुरू कर दो। तो वो कविता मेरी गद्य स्टाइल है। ऐसी कुछ और कविता हैं जो गद्य स्टाइल भी लिखी हैं, बट हाँ, जो मुझे ज्यादा पसंद है वो है रिदमिक पोएट्री। ओके। तो यस, तो बेसिकली दैट्स माय। जितना हम समझे उसके हिसाब से आपका लेखन कविताओं का ही है, फिर वो रिदमिक पोएट्री हो या थोड़ा सा गद्य स्टाइल में पोएट्री हो, लेकिन है पोएट्री ही। ठीक है ना? यस। कहने का मतलब ये है कि कोई फिक्शन या नॉन फिक्शन या डॉक्यूमेंट्री या नरेशन इस तरीके का लेखनी नहीं है, करेक्ट? नहीं। मतलब यू आर मोर इनटू पोएट्री। यस। ओके। तो अब मुझे ये बताइए मैम, ये जो आपकी बुक पब्लिश हुई है, इसी के बारे में बात करें जिससे कि दर्शकों को भी और सुनने वालों को आपकी बुक के बारे में ज़्यादा मालूम पड़े। अब आएगी भोर। तो इसमें चैप्टर कितने हैं, कितने चैप्टर्स हैं, और कितनी कविताएं या कितने गीत हैं? इसमें 80 कविताएं हैं, जी। और तकरीबन
मैं बोल सकती हूँ इसमें 20 गीत हैं, ओके। और जिसमें से कुछ गद्य स्टाइल हैं, कुछ पद्य स्टाइल हैं, और कुछ गजल स्टाइल भी हैं। अच्छा, ओके। हाँ, और अलग अलग थीम्स पे लिखी हैं, जैसे कुछ सोशल इश्यूज पे लिखी हैं, महंगाई पे लिखी है, टैक्स पे लिखी है। टैक्स जो कि एक बहुत फेवरेट टॉपिक होएगा हर मीडियम क्लास इंसान का, जी। और सबसे ज्यादा वही लोग भर रहे होते हैं टैक्स। और कुछ ऐसी बातों पे लिखी है जो हम डेली ऑब्जर्व, हमारे डेली एक्सपीरियंस में, डेली ऑब्जर्वेशन में आती हैं, या लोगों के जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, या लोगों को देखकर हम उनके बिहेवियर पे जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उस पे भी लिखी हैं। कुछ मोटिवेशनल गीत हैं, तो कुछ प्यार भरी कविताएं भी हैं। तो हर तरीके की कविता है उसमें। एक कविता जल्दबाजी पे भी है, जैसे जिस तरीके की जिंदगी हम आजकल जी रहे हैं, जल्दबाजी में हम लगे रहते हैं, और मतलब उसमें हम पता नहीं क्या क्या खो रहे हैं अपनी लाइफ का। तो आपने कुछ कोई उसकी कविता कुछ। लिखी किसी ऐसी सिचुएशन पर, कुछ ऐसे लोगों पर जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, प्रभावित करते हैं बहुत ज्यादा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स? हम्म मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, जी। जो कि मैंने लिखी है ड्रामे पे। ड्रामे तो पे। क्या हुआ, हाँ, लाइफ में जो हम ड्रामा देख रहे होते हैं ना, अ, अक्सर होता है ना कि हम लाइफ में निकलते हैं और हम बहुत सारे ड्रामे देख रहे होते हैं। जैसे आपने बोला कि हाँ, ब्यूरोक्रेट्स पे, कि हाँ, जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें क्या है कि, जैसे अगर बोला जाए कि जो न्याय है वो हमारा सारा न्याय मिल ही नहीं पा रहा है लोगों को, वो किसी और के हाथों चला गया है। तो जिसके हाथ में होना चाहिए था उसके हाथ में नहीं है न्याय। तो वहां पे है, उसमें लिखी है मैंने एक कविता, और उसका एक पैराग्राफ इसके बारे में बताता है, जो कि वैसे तो जीवन के बहुत सारे ड्रामों के बारे में बताता है, बट उसका एक पैराग्राफ इसी के बारे में बताता है जिसमें हमने न्याय की बात की है। तो उसका टाइटल है जीवन हुआ ड्रामा। जी। तो वो ऐसे है। जीवन हुआ ड्रामा, जीवन हुआ ड्रामा, जीवन हुआ ड्रामा, जीवन हुआ ड्रामा। लोग अब पूछते हैं न्याय का ठिकाना, लोग अब पूछते हैं न्याय का ठिकाना। जीते जी जो मरते हैं आत्मदाह करते हैं, जीते जी जो मरते हैं आत्मदाह करते हैं। अरे पैसे का जोर है, अन्याय का जमाना, जीवन हुआ ड्रामा, जीवन हुआ ड्रामा। एक ये कविता है, और एक मैंने लिखी है भ्रष्टाचार पे। जी। तो उसमें भ्रष्टाचार में भी, वो भी काफी लंबी कविता है। तो भ्रष्टाचार तो उसका, भ्रष्टाचार तो दरअसल जब से इंसान पैदा हुआ है सदाबहार विषय है। हर समय हाँ भ्रष्टाचार के ऊपर खूब जम के बातचीत होती है। हाँ फेवरेट सब्जेक्ट है सबका। हाँ, तो उसमें मतलब मैंने बहुत सारी चीजों को कवर किया है। उसमें मैंने हमारे इलेक्शंस कैसे होते हैं उसको कवर किया है, हमारी फैक्ट्रीज कैसे चलती हैं और लगती हैं उसको कवर किया है, और कौन लोग हैं जिनके भरोसे किस तरीके से नोट छपते हैं, कैसे हमारा देश चल रहा है। तो उन सारी चीजों को कवर किया है। तो और उस एक्सपीरियंस को भी कवर किया है कि जब हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो हमारे एक्सपीरियंस क्या होते हैं। तो
अगेन रिलेटिंग टू योर क्वेश्चन कि आपने बोला ना कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, कि भाई हम तो सब चीजें लेके पहुंचे हैं डॉक्यूमेंट्स, बट कंट्रोल करने के लिए वहां पे अफसर बैठे हुए हैं और वो अपने तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो उस पे मैं आपको सुनाऊंगी। गूंज रही गलियों में किसकी जय जयकार भैया, भरा पड़ा है मेरा रोज अखबार। गूंज रही गलियों में किसकी जय जयकार भैया, भरा पड़ा है मेरा रोज अखबार। काम कोई अटके तो कैसे करवाओ, काम कोई अटके तो कैसे करवाओ, सुबह शाम दफ्तर के चक्कर लगाओ, कागज और पत्तर संग चाय भी पिलाओ, फिर भी ना माने तो घर लौट जाओ, फिर भी ना माने तो घर लौट जाओ। अब उंगली को थोड़ा टेढ़ा घुमाओ, अब उंगली को थोड़ा टेढ़ा घुमाओ, एजेंट से बातों में भाव लगवाओ, सुंदर लिफाफे पे कुमकुम सजाओ, सुंदर लिफाफे पे कुमकुम सजाओ, पेड़ों के डिब्बे संग मक्खन लगाओ। गूंज रही गलियों में जिसकी जय जयकार भैया, भ्रष्ट हो चला उसके जीने का आधार। तो ये है कुछ पंक्तियां मेरी उस कविता से जो मैंने भ्रष्टाचार पे लिखी है। जी। अब देखिए काव्या जी, मेरा मानना ये है कि लेखक जो है वो बहुत मुखर होता है, वो ओपन बोलता है, वो डरता किसी से नहीं है। और अगर उसकी लेखनी डरी रहे तो नोट बहुत बरस सकते हैं, अगर लेखनी डरी रहे तो। बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, आप गलत ना समझिएगा और मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे देखने वालों से, मेरे सुनने वालों से, कि किसी के भी घर में कोई सरकारी व्यक्ति होता है तो वो बहुत सीना चौड़ा करके बताते हैं कि ये मेरे पिताजी या मेरे चाचा जी या मेरे ताऊ जी या मेरे अंकल या मेरे भाई या मेरे दोस्त वो बिल्कुल ईमानदार हैं। अब ना तो उस वक्त मेरे से हंसा जाता है काव्या जी, और ना रोया जाता है, क्योंकि जितने लोग सरकारी हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं सब वो प्योर पवित्र ईश्वर की कसम खा के कहते हैं कि उनके रिश्तेदार ईमानदार हैं। तो फिर ये बेईमान हैं कौन? ये भ्रष्टाचार जो अधिकारी हैं ये कोई कहीं बाहर से आते हैं, हमारे देश के नहीं है क्या? चलिए जाने दीजिए, क्योंकि इस बात का कोई जवाब नहीं है और किसी को आप इस बारे में क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, लेकिन एक लेखक होने के नाते लिख सकते हैं। मुझे ये बताइए, आपकी लेखनी जो होती है, आपने ये जो किताब रही, इसके लिए हर एक किताब को लिखने के लिए, हर विषय को लिखने के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है, बहुत सारा कुछ पढ़ना या ऑब्जर्व करना होता है। आप कैसे करती हैं रिसर्च? मैं रिसर्च कैसे करती हूँ, तो ऑब्वियसली रिसर्च अगर मुझे कुछ करना होता है तो मैं कुछ अब रिसर्च क्या है कि सबसे पहले आता है कि आपको किस विषय पे लिखना है। जी। तो विषय पे लिखने के लिए तो मैं कहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ दिमाग में कोई विषय नहीं आ रहा है, एंड क्योंकि लिखने से सबसे ज्यादा सुकून ना खुद को मिलता खुद को है ही एक मिलता राइटर को। है। तो क्या होता है कि कभी तो आप किसी जैसे मैंने बोला कि हाँ गुलजार जी की किताब उठा के पढ़िए या उनका कोई गीत सुनिए, या जो भी आपको पसंद है, जो आप जिनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो मैं उनकी किताब उठा के या अपने नाना जी की किताब उठा के या हरिवंश राय बच्चन जी की किताब उठा के पढ़ लेती हूँ। तो मुझे लगता है अच्छा हाँ यार, ऐसे भी सोचा जा सकता है, इस पे भी कविता लिखी जा सकती है। और मेरी मम्मी, काफी बार मेरी मम्मी मुझे सजेस्ट करती हैं, अरे तुम इस पे लिखो। जैसे टैक्स टॉपिक पे जब मैंने लिखा था तो उन्होंने बोला था कि भाई टैक्स पे लिखो तुम कविता, ये तो आजकल का विषय है
और मतलब ऐसा विषय है जो मतलब बिल्कुल सब लोग जानना चाहते हैं कि इसमें मतलब क्या क्या टैक्स क्या क्या कर सकता है, तो इसे तुम अपने कविता में ढालो। जी। तो उस पे लिखा। ओके। कभी मुझे मेरी मासी या मेरे परिवार के कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि मैं कहीं बैठी होती हूँ, जैसे अभी मैंने जो आपको जीवन हुआ ड्रामा बताई, तो मैं वो एक बेसिकली काव्य गोष्ठी में गई थी, और वहां पे अ, किसी ने ड्रामा वर्ड इतनी बार यूज कर डाला, इतनी बार यूज कर डाला, और उन्होंने बोला कि सारे कलाकार ड्रामा करते हैं, हम सभी कलाकार हैं और हम सब ड्रामा करते हैं। तो उनकी कुछ कुछ बातों से मैं सहमत थी, कुछ से सहमत नहीं थी, बट तभी ना मुझे लाइन आ गई, मैंने कहा अब तो मैं इस पे लिखूंगी। तो बस वहीं पे मैंने लिखना शुरू किया, और जो भी थॉट्स आए थे उनको मैंने कैप्चर कर लिया अपनी डायरी में, और उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब मैं घर जाके इसे अपना पूरा शांति से बैठ के इसको कंप्लीट करूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए काव्या जी, अगला क्या प्रोजेक्ट है, अगली के कौन सी बुक है, किस विषय में है? तो अगली बुक जो है, मैं उसका विषय तो अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मैं अपनी और कविताओं का संग्रह बना रही हूँ। वो बनाने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं उस कविता को क्या टाइटल दे सकती हूँ। अच्छा। ओके। ओके। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन कविताओं को मैंने समेटा, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, इसका टाइटल मैं ये दे सकती हूँ, अब आएगी भोर। उसी तरीके से जब मेरी और इतनी कविताएं इकट्ठी हो जाएंगी कि मैं उन्हें एक काव्य संग्रह में पब्लिश कर सकूं, तो मैं करूंगी। बट हाँ, मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। मेरी तकरीबन 20 कविताएं और हो चुकी हैं, जो कविताएं और गीत हैं। वाह। बट हाँ, मैं अपने गीतों पे जरूर काम कर रही हूँ, जो कि गीत के फॉर्म में स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे और अमेजोन म्यूजिक में आ चुके हैं। तो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही है अभी। हालांकि जो मेरा लेटेस्ट गाना रिलीज हुआ है वो है देशभक्ति गीत, जी। जो कि है मेरे देश की मिट्टी। जी। जी। और वो सवाल पूछता है हर एक हिंदुस्तानी से कि क्या तुमने अपनी मिट्टी का कर्ज निभाया है। तो वो स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, अमेजोन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, सब पे अवेलेबल है। मेरे देश की मिट्टी के नाम से लोग उसे सुन सकते हैं, और वो मेरी नेक्स्ट बुक का पार्ट होगा। जी। तो ये है। और कुछ गीत, तो मैं और भी गीतों पे काम कर रही हूँ, तो लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट गीत मेरा जो है वो मोटिवेशनल गीत रहेगा, और होपफुली हम विमेंस डे पे उसको रिलीज कर पाएंगे। जी। तो उत्साह भरा गीत रहेगा वो मेरा। तो काव्या जी, आगे बढ़ते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर किया आपने 20 सालों से, इतनी कविताओं का संकलन, फिर उनको आपने वीडियो में भी डाला है और कितने ही सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उनको उजागर किया है, फिर ये किताब भी पब्लिश हुई। तो जिन जिन लोगों ने भी इस किताब को पढ़ा होगा या लिया होगा, उन लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में कुछ बता सकेंगी आप? कुछ लोगों ने बोला होगा, बताया होगा, फीडबैक दिया होगा, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आपको अभी तक अपनी किताब पर मिली? अम, तो मुझे सबसे अच्छी प्रतिक्रिया मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जो भी बोल रहे हैं ना, जी। हम जो भी बोलते हैं वो सामने वाले को समझ में आए, तभी मैं कह सकती हूँ कि जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं अपनी कविता से, वो सामने वाला रिसीव कर पा रहा जी। है, वो उसके साथ रेजोनेट हो पा रहा है। तो लोगों ने मुझे कहा कि आपकी कविताएं ना बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी हुई हैं, आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स या डिफिकल्ट हिंदी नहीं यूज की है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम शब्द यूज करते हैं वो यूज किए हैं।
कुछ शब्द ऐसे हैं जो, हाँ, जो मुझे लगता है कि सही बैठते हैं मेरी रिदम के अकॉर्डिंगली, वो मैंने यूज किए हैं। और लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कविता ना सभी प्रतिक्रियाओं को, सभी विधिकाओं को समेटती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक किताब लिख दी जो सिर्फ इश्क के बारे में हो, या एक किताब लिख दी जो सिर्फ सोशल इश्यूज के बारे में हो। मैंने उसमें प्रेम को भी समेटा है, सोशल इश्यूज को भी समेटा है, और लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी समेटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक ट्रैफिक पे लिखा है, बस ट्रैफिक पे। इनफैक्ट मैंने एक कविता लिखी है आ, बस की, जो मेरी जर्नी रहती थी, जब मैं 3 बसेस चेंज करके जाती थी और 3 बसेस चेंज करके घर आती थी, जी। और 6 घंटे रोड पे बिताती थी। ओ माय गॉड। तो मैंने उस एक्सपीरियंस को भी लिखा है बेसिकली। ओके तो ओके। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी कविताएं बहुत ही रिलेटेबल हैं, हम उनसे रिलेट कर पा रहे हैं और हम उसको फील कर पा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे भाव तुमने अपने शब्दों में पिरो दिए हैं और एक अलग ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। तो आपकी किताब से जितने भी, जैसे मैंने अभी लोगों की बात की कि उन्होंने आपसे प्रतिक्रियाएं दी, आपको क्या लगता है, आपका क्या मानस रहा इस किताब को लिखने का? लोग क्या सीख लें आपकी इस किताब से? व्हाट काइंड ऑफ लेसन्स दे शुड टेक? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगी इससे बहुत, क्योंकि ये अलग अलग थीम्स पे लिखी है, तो मैं ये कहूंगी कि इससे अलग अलग मैसेजेस लिए जा सकते हैं। बट सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो होगा कि अगर मेरी किताब पढ़ के कोई निराशावादी से आशावादी हो जाए, जी। किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चेंज आ जाए, कि हाँ, उसे लगे कि यार, मैं अपना पैशन नहीं फॉलो कर रही हूँ, या मैं वो काम नहीं कर रही हूँ जो मेरे दिल के करीब है, या मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो वो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। प्लस जैसे मैंने कहा, सोशल इश्यूज, तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज उन दिल और दिमाग तक पहुंचे जहां वो ऐसी आवाज कर सके जो हमारी सोसाइटी को एक पॉजिटिव चेंज दे पाए। जी। जी। तो ये है। अभी आगे आने वाले जो बडिंग राइटर्स हैं, जो यंग जनरेशन है जो लिखना चाहती है, या जो भी हमारी जनरेशन के भी लोग हैं, जो ताज़िंदगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते दबे रहे और कुछ ना कर पाए, और अब उनको फुर्सत मिली है तो वो लिखें, तो उन सारे लेखकों के लिए क्या संदेश है आपका? तो उसपे मेरा एक गीत है जी। जो मैं आपको बताऊंगी, और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर उससे प्रेरित होके लोग एक्चुअली लिखना लिखें शुरू करें। आगे। हाँ, तो वो है, एक्चुअली वो है ही इसमें कि जो लोग बोल नहीं पाए ना, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उस पे है। और वो मेरी एल्बम जो रिलीज हुई, उमंग, जी। उमंग काव्या खन्ना के नाम से आप स्पॉटिफाई या यूट्यूब या किसी भी म्यूजिक स्ट्रीम पे सुनेंगे तो आप उसको गीत फॉर्म में सुन सकते हैं, सॉन्ग एज अ सॉन्ग रिलीज आप सुन सकते हैं, जिसमें कायजा जी ने म्यूजिक दिया है। जी। तो वो है, कुछ ऐसा हो जाए सब ताले खुल जाएं, कुछ ऐसा हो जाए सब ताले खुल जाएं, जो लब पे पड़े और रो के खड़े, कुछ कहने को और बहने को, कुछ ऐसा हो जाए डर मुझसे डर जाए, जी। तलवार बनूं बेखौफ दिखूं, मंजर के लिए मंजिल में बनूं, जी। कुछ ऐसा हो जाए अंगारे कह जाएं, तू सूरज का उजियारा है, तू आग नहीं तू ज्वाला है, कुछ ऐसा हो जाए लहरें भी जल जाएं, मैं ऐसी उठूं कि ज्वार बनूं, सागर के लिए भी चाह बनूं, कुछ ऐसा हो जाए सब ताले खुल जाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। जाहिर सी बात है, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन के बाद
जिन लोगों को आपने कहा जो बोल नहीं पाए, अब वक्त आ गया है कि शुरू करें, वो बात करें, अपनी लेखनी उठाएं, लिखें और चिंता ना करें। कोई जज नहीं है, आप अपने आप को और अपने ईश्वर को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल हैं और किसी को नहीं। पसंद करने वाले लोग, इंस्पिरेशन लेने वाले लोग, मोटिवेशनल लोग हैं। बहुत खूब काव्या जी, बस चलते चलते आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस किताब के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि सोशल मीडिया पर भी है, लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चलते चलते बस हमारे सभी देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो मैं कहना चाहूंगी कि खुद से दोस्ती बहुत जरूरी है। जी। खुद से दोस्ती बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी करके जिंदगी अधूरी है। अनेक किताबें पढ़, अनेक किताबें पढ़, अगर खुद की कोरी है, खुद से अनजान दूसरों को जानना क्या जरूरी है। तो खुद से मोहब्बत बहुत जरूरी है। अपने टाइम, अपने साथ बेसिकली आप वक्त बिताइए, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए और वो ढूंढिए जो आपको दिल से सुकून देता है। जी। क्योंकि वो वही चीज है जो हम लोग ना सब बेसिकली हम लोग सब लोग मिस कर रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है और तभी हो पाएगा जब आप अपने साथ थोड़ा टाइम, आप कहेंगे कि हाँ यार, ये आधा घंटा मुझे अपने लिए चाहिए। तो इसमें ही एक कविता है ये, जिससे मैंने ये लाइंस बोली, खुद से मोहब्बत। जी जी जी। तो उसमें है, तो उसमें मैंने बोला है कि इतने साल जिम्मेदारियां करी पूरी हैं, इतने साल जिम्मेदारियां करी पूरी हैं, पर अब खुद के लिए आधा घंटा निकालना जरूरी है। जी। तो ये कविता है, तो लोग ये पढ़ेंगे तो इसमें और पढ़ सकते हैं इस किताब के बारे में और खुद से मोहब्बत के बारे में भी। तो बस यही संदेश है मेरा लोगों के लिए, खुद से प्यार करिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप मिले काव्या खन्ना मैम से, जिनकी प्यारी सी ये किताब पब्लिश हुई है, कई प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हुई है। हमने काव्या जी से बातचीत की, काव्या जी ने अपने कई गीत भी हमें सुनाए इसी बुक में जो संकलित हैं, अपनी कविताओं का भी परिचय हमसे करवाया। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत प्रबुद्ध लेखनी है, प्रबुद्ध मतलब आप इसे पढ़ेंगे जब, तो खुद ही फील करेंगे दैट यू आर मीटिंग एन इंटेलिजेंशिया विच इज़ गोइंग टू स्पीक टू यू इन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों, इस किताब के बारे में एक बार विचार कीजिए, देखिए, अवेलेबल है। और बाकी काव्या खन्ना जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू।